बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका जियोग्राफी यानी भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे ये आपके संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से है। यदि आप ये कंप्लीट वीडियो देख के अपना एग्जाम आप देने जाते हैं तो गारंटी लेता हूँ आपका अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और यही प्रश्नों से जो है आपका पूरा पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से अपना कोर्स कर रहे हो, ये सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आज की हमारी क्लास। आपको पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लेना है। पेपर का आपका नाम है भौतिक भूगोल, जिसको हम कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी, इसको इंग्लिश में फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं। वैसे तो यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में पेपर का नेम सेम ही है, यही आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जियोग्राफी में। तो सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी हमारी क्लास। एकदम कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें तो जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो कि जौनपुर में पड़ती है, उसमें भी यही पेपर लगता है। और आपका सीएसजी में जो कि कानपुर विश्वविद्यालय आपका हो गया, और आपका है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय आपका हो गया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो कि वो भी आपकी वो भी उसमें भी लगता है, सेम पेपर लगता है। और आपका महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जो कि आजमगढ़ में पड़ता है, उसमें भी यही पेपर लगेगा। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जैसे कि माँ सकंबरी विश्वविद्यालय आपका सहारनपुर हो गया, कानपुर विश्वविद्यालय आपका हो गया, बहुत विश्वविद्यालय जैसे कि बरेली यूनिवर्सिटी होगी। ये जितने भी यूनिवर्सिटी हैं यूपी की तो सभी यूनिवर्सिटी का मैं सिलेबस जानता हूँ, सेम ही सभी का है। तो यूपी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में जितने बाहर स्टेट की यूनिवर्सिटी है यदि सेम पेपर लगता है, यदि आपको भी जो है भौतिक भूगोल ही पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, फिजिकल जियोग्राफी ही पढ़ना है, तो यही क्वेश्चन आपके भी विश्वविद्यालय में रिपीट होंगे। इसलिए इन सभी प्रश्नों को जो है आपको रट के ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। वैसे तो मैंने जो है सारी क्लासें मैंने कंप्लीट कर दी हैं इसकी, जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने आपके ऑल सब्जेक्ट, वैसे तो 3 आपके इसमें जो है आपको सब्जेक्ट आपके होते हैं। एक आपको माइनर का आपका एक सब्जेक्ट आपका होता है जो कि आपका एमसीक्यू का आपका पेपर होता है माइनर वाला, तो एमसीक्यू वाली क्लासें भी मैंने करा दी हैं। और 3 जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं इसकी मैंने हर एक सब्जेक्ट ही, चाहे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, सभी के मैंने क्लासेज जो है ऑलरेडी करा दी हैं। 2 क्लासें मैंने कराई हैं, 1-2 मॉडल पेपर को मैंने सोल्व किया है। मॉडल पेपर को भी देख दीजिए लेना आपको, क्योंकि मॉडल पेपर यदि आप देख के चले जाते हो, कुछ भी नहीं तैयार करते तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे। यदि आप दोनों से तैयार करके जाते हो तो गारंटी लेता हूँ एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर तो आपको मिलेगा ही नहीं, और इन्हीं से आपका जो है पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। इसलिए सभी प्रश्नों को रट के ही जाना है। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बहुत ही तीव्र गति से। उससे पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे मैं कोई वीडियो छोड़ूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। चलेगा, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा, 2 घंटा आपका दिया जाएगा करने को उसका समय। चलेगा, हम देखेंगे जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि पेपर का आपका नाम ही आपका फिजिकल जियोग्राफी, तो फिजिकल जियोग्राफी होता क्या है, ये क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में फंसेगा ही। तो फिजिकल जियोग्राफी क्या है, जिसको हम जो है भौतिक भूगोल कहते हैं, ये 100% इस क्वेश्चन की आने की संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, इसको याद ही कर लेना। चलेगा, हम देखेंगे कि भौतिक भूगोल होता क्या है, जिसको हम फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं। पेपर का आपका नेम भी है, पेपर का टाइटल ही है। तो भौतिक भूगोल क्या है, ये जो है भूगोल की एक शाखा है। भौतिक भूगोल क्या है, भूगोल की एक शाखा है जिसमें हम जो पृथ्वी भौतिक उसके स्वरूप का जो है अध्ययन करते हैं। तो ये भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल जो एक भूगोल की शाखा है जिसमें हम पृथ्वी के जो है भौतिक स्वरूप, जैसे कि उसका वायुमंडल, आपका क्षोभ मंडल और जल मंडल, ये सारी जो मंडलों का अध्ययन करते हैं। और यह जो है धरातल पर जो है अलग अलग तरह की जो है पाई जाती है, और भौतिक परिघटनाओं के वितरण की जो है व्याख्या व जो है अध्ययन करता है। और साथ ही जो है यह जो है भूविज्ञान यानी जो है जमीन का जो विज्ञान होता है, पृथ्वी का जो विज्ञान होता है, और आपका जो मौसम विभाग होता है, जो मौसम विज्ञान होता है, और जो है जो जंतु विज्ञान होता है, इन सभी चीज़ों का जो है हम इसी जो है भौतिक भूगोल में जो है अध्ययन करते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा आपको जो है लिख देना है। चलिए अगला देखो, वही क्वेश्चन फिर दिया हुआ है कि भौतिक भूगोल क्या है। तो भौतिक भूगोल जो है एक भूगोल की एक शाखा है, जिसका मतलब होता है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करना। यह जो है भौतिक भूगोल का एक ऐसा स्वरूप होता है, या फिर एक भूगोल का एक ऐसा रूप होता है जो प्राकृतिक दुनिया और जो है घटनाओं से जुड़ा होता है। और भौतिक भूगोल को जो है इंग्लिश में हम जियोग्राफी कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। बहुत सारी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, जैसा कि भौतिक भूगोल क्या होता है, तो ये जो है ये प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जो वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल और जो है भूमंडल जैसी जो है प्राकृतिक चीजों से जो है जुड़ी प्रक्रियाओं और जो इसके पैटर्न का अध्ययन को जो है समझने में मदद करती है। इसी का हम अध्ययन करते हैं, तो इसी को जो है हम भौतिक भूगोल कहते हैं। जो आपको परिभाषा अच्छी लगे आपको रट लेना है, सभी परिभाषा का मतलब एक ही है। और भी परिभाषा दी हुई है कि भौतिक भूगोल क्या है। तो भौतिक भूगोल जो है इसमें हम जो है भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और जो है रसायन शास्त्र जो है ये जुड़ा हुआ है। और देखें यदि हम
तो भौतिक भूगोल की जो है उप शाखाएं भी पूछ लेता है। तो इसकी उप शाखाएं जैसे कि भू आकृति विज्ञान, इसमें हम अध्ययन करते हैं, और जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा यानी जो है मिट्टी का विज्ञान, और जो है जैव भूगोल, ये सभी चीज़ें जो इसमें शामिल हैं। तो इतनी आपको जो है इसके डिफिनेशन लिख देना है, बस चलेगा। अब देखेंगे भौतिक भूगोल आपका हो गया। अब लास्ट में इसकी परिभाषा एक बार और इसको देख लो। भौतिक भूगोल जो है पृथ्वी की सतह पर जो है और उस पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और जो है मानवीय जो तत्व होते हैं, इसी का हम अध्ययन करते हैं, तो इसी को जो है हम भूगोल कहते हैं। ये आपकी भूगोल की परिभाषा होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। आग्नेय चट्टानें क्या होती है? ये क्वेश्चन जो है पिछले साल भी रिपीट हुआ, सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन है। तो आग्नेय चट्टानों की हम बात करें तो ये जो है पिघली हुई जो है चट्टान या फिर जो है मैग्मा के ठंडे होने पर और जो है उसके जमने से जो है ये बनती हैं, तो इसे ही जो है हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये कैसे बनती है भैया? ये जो है पिघली हुई जो चट्टानें होती हैं, जो पिघली हुई जो चट्टानें होते हैं, इसके ठंडे होने पर जो चट्टानें होती हैं जब पिघल जाती हैं, ठीक है, उसकी यानी चाहे गर्मी के कारण जब पिघलती हैं, तो जो पिघल कर जब नीचे आती हैं और वही जो चट्टानें होती पिघल कर नीचे आ जाती हैं और वही जब ठंडा होकर जो है एक कह सकते हो जमती हैं, तो इसे ही जो है हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना अपने शब्दों में। चाहे तो अब इसकी भी परिभाषा देख लीजिएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि आग्नेय चट्टानें जो है लैटिन भाषा के जो इग्निस शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है अग्नि, यानी पृथ्वी के भीतर जो है भागों से आंतरिक क्रिया द्वारा पृथ्वी की जो है ऊपरी परत या फिर जो है धरातल पर जो है जब पिघला हुआ पदार्थ ठोस रूप धारण करता है तो आग्नेय चट्टानें बनती है। कहने का मतलब इनका वही चीज है कि पृथ्वी के जो है भीतर भागों से इससे जो है आंतरिक क्रिया द्वारा जब पृथ्वी के जो ऊपरी भाग का जो पत्थर होता है जब धरातल पर पिघल जाता है और उसी का जो है पिघल कर जो है जब ये जमता है, ठोस रूप इसका धारण करता है, जब वो जम जाता है तो इसे ही जो है हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अगला क्वेश्चन पे देखो कि जलप्रपात क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आपके जो है 7% आपके शॉर्ट नोट वाले या फिर सेक्शन ए वाले पर्सन में आपको ये देखने को मिलेगा। जलप्रपात क्या होता है भैया? जलप्रपात जो है झरना, आप जानते हैं जैसे कि जल जो है, जैसे कि आपने घाटी से देखा होगा फिर जो है पहाड़ों से देखा होगा, जल जो क्या है गिरता रहता है, जिसको हम झरना कहते हैं। झरना भी इसको कह सकते हैं, जल जब गिरा करता है इसको झरना भी कहते हैं। तो इसे ही जो है जलप्रपात या झरना दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंशन इसकी अलग नहीं रहेगी। तो देखो क्वेश्चन ये क्या होता है। जब नदी के मार्ग से जो है कठोर चट्टान या जो है बाधा आने से जो है प्रपाती या फिर जो है लंबवत ढाल बन जाती है तो जो है झरना या जो है प्रपात बनता है। कहने का मतलब यही है, जब जो है जो नदी के मार्ग में जो है चट्टान, ये जो कठोर चट्टानें या फिर जो है बाधा आने से जो है प्रपाती या फिर जो है लंबवत बन जाती हैं तो उससे जो जल गिरता है तो यही आपकी जो है जलप्रपात कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा जो है तैयार होनी चाहिए। तो नदी या फिर ऐसा आप लिख सकते हो कि जो है नदी का पानी जो है ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरने की जगह या फिर जो है वह स्थान होता है जहाँ नदी जो है ऊंचे पहाड़ से जो है नीचे गिरती है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये क्या होता है जलप्रपात, जब नदी का पानी जो है ऊंचे पहाड़ों से जब नीचे गिरता है तो इसे ही जो है हम जलप्रपात कहते हैं। इतनी परिभाषा आप लिख दो बस। अगला देखो क्वेश्चन कि क्षोभ मंडल क्या है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है। क्षोभ मंडल क्या होता है? ये जो है पृथ्वी की जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो क्षोभमंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे नीचे परत होती है। यह परत जो है पृथ्वी की सतह से जो है सबसे नजदीक होती है और इसमें जो है ज्यादातर जो है मौसम संबंधी घटनाएं जो है होती रहती है। तो ये जो परत है ये सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की। यह जो है विषुवत रेखा पर जो है इसकी ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर और इसकी ध्रुव पर जो इसकी ऊंचाई है वो है 8 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखा पर जो है सन्मानीय धाराएं उपस्थित रहती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जो है तापमान घटता है और 165 जो है मीटर की जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान में जो है कमी होती है और यह जो है सामान्य ह्रास दर जो है कहलाती है। और किसी भी जो है अक्षांश पर जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है शीत ऋतु की जो है अपेक्षा जो ग्रीष्म ऋतु से जो है अधिक होती है। और ऋतु और जो है मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि बादल हो गया, वर्षा होना, आंधी तूफान, ये सारी जो है इसकी मंडल होती हैं। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। क्षोभमंडल जो होता है ये पृथ्वी की जो है सबसे निचली परत होती है और यह जो है परत जो होती है पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक होती है और इसमें जो है ज्यादातर जो है मौसम संबंधी जो है इसमें जो है हम इसकी जो है घटनाओं का जो है हम अध्ययन करते हैं। फिर ये सारी घटनाएं होती रहती हैं जैसे कि जो है बादल छाना, वर्षा होना, आंधी तूफान, ये सारी जो है इसमें परिघटनाएं होती रहती। तो इतनी परिभाषा लिख देना है। अगला देखो भी मेंटिल क्या होता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो भूपट्टी के जो
नीचे का भाग मैंटल कहलाता है। यानी भूपट्टी के मतलब कि क्या होता है इसको समझो चलेगा। यानी पृथ्वी के जो भूपट्टी के नीचे का जो भाग होता है तो यही आपका जो है मंटिल कहलाता है। इसमें जो है पृथ्वी का अधिकांश जो है आयतन पाया जाता है। इसका जो है औसतन जो घनत्व होता है 4.5 होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो है यह भाग भारी चट्टानों से निर्मित है और इस जो है भाग में सिलिकेटों की अधिकता पाई जाती है। इसमें जो है मैग्नीशियम और जो है लौह धातु भी जो है इसमें मिलते हैं और इस भाग में जो प्राथमिक जो है तरंगों की गति जो होती है 9 यानी 7.9 मतलब 8 जो है करीब किलोमीटर प्रति सेकंड के स्थान पर जो है ये जो है 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इसकी जो है गति इसमें बढ़ जाती है और मंटिल की जो है मोटाई जो है पृथ्वी की जो है अर्ध व्यास से जो है आधी जो है या फिर जो है 3000 जो है किलोमीटर जो है ये होती है इसकी मोटाई। तो इतना आपको लिख देना है। प्राथमिक तरंगे क्या होती है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन फंसेगा। तो प्राथमिक तरंगे जो होती हैं ये जो है तरंगे भूकंप मूल से उत्पन्न होकर जो भूकंप कोई आता है तो इससे जो उत्पन्न होकर धरातल पर जो है सर्वप्रथम पहुंचने वाली तरंगे होती हैं। तो जब कोई भूकंप आता है तो क्या होता है कि पृथ्वी हिलने लगती है। तो जो आपके जो पृथ्वी पर जो तरंगे आती हैं जो आपको हिलाती मतलब कि आपको प्रतीत होता है तो यही आपकी जो प्राथमिक तरंगे होती। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और ये जो तरंगे होती हैं लंबवत रूप में चलती हैं, उसकी जो गति होती है सर्वाधिक जो है तीव्र होती है। इसकी लगभग जो गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड में इसकी जो है स्पीड होती है। और यह जो है ठोस और जो है द्रव दोनों ही जो है अवस्थाओं में गति करता है। यानी ठोस और द्रव का मतलब आपने देखा होगा कि घर बार जब भूकंप कभी आता तो ये हिलने लगता है। ये सभी को भेद कर सकता है। ये जो तरंगे होती कहने मतलब यही होता है, चाहे आपका ठोस हो या फिर द्रव हो, ये सभी में चल सकती तरंगे। और जो है और इसमें दिया हुआ है कि हाँ ये दोनों में जो है अवस्थाओं में गति करती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि घनत्व के आकार में जो इसकी जो गति होती है इसमें अंतर होता है और सामान्य ठोस पदार्थ में जो इसकी गति जो है तीव्र तथा जो है द्रव पदार्थ में जो है मंद हो जाती है। और इन जो प्राथमिक तरंगों को जो है पी तरंगे भी कहा जाता है। तो प्राथमिक तरंगे जो होती है इसको पी तरंगे भी कहते हैं। और जो है यह एकमात्र जो है ऐसी तरंगे होती हैं जो पृथ्वी की जो है करोड़ पर जो है पहुँचती है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन रहा है आपके स्क्रीन पर कि जो है धरातलीय तरंगे क्या होती हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो धरातलीय हम तरंगों की बात कर ले तो ये तरंगे जो होती हैं ये तरंगे जो है इसको जो है एस तरंगों के रूप में जो उत्पन्न होती हैं। ये जो तरंगे होते हैं ये तरंगे जो है एस तरंगों के जो है बाद ही उत्पन्न होती है और यह जो है केवल धरातलीय सतह पर जो है चलती है। ये जो तरंगे होती है जो धरातल होता है पृथ्वी का इसी पर ये चलती है, जिसके कारण जो इसे जो है धरातलीय तरंगे कहती है। तो कहने मतलब यह है कि धरातलीय तरंगे क्या होती हैं, वे तरंगे जो धरातल पर चलती हैं इसे ही जो है हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। इतनी परिभाषा लिख दो बस। इसको जो हम एल से जो है एल द्वारा जो इसको हम व्यक्त करते हैं इतना लिख देना है। अगला देखो चलेगा, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। सापेक्षिक आर्द्रता की हम बात करें तो वायु में जो है किसी निश्चित तापमान, वायु में जो एक निश्चित उसका तापमान होता है वायु की जो एयर का, और उसका एक निश्चित जो आयतन होता है उसमें विद्यमान जो कुछ जलवाष्प होते हैं जिसको हम जलवायु कह सकते हैं। तो उसमें जो विद्यमान जो जलवायु की जो कुछ मात्रा होती है वायु में, तो इस मात्रा जो होती है उसी की जो है तो उसकी जो मात्रा होती है जलवायु की उसी की मात्रा की जो उसमें तापमान होता है उसी का जो एक आयतन होता है। तो इसके आयतन पर वायु की जो है जलवाष्प धारण करने की क्षमता के जो है अनुपात को ही जो है हम सापेक्षिक जो है आर्द्रता कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और दूसरे शब्दों में हम बात करें तो वायु की जो है निरपेक्ष आर्द्रता तथा जो है आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को ही जो है सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। तो इतनी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। दो चीजें आपको लिखना चाहिए, यानी जो है निरपेक्ष यानी वायु की जो है निरपेक्ष आर्द्रता और जो है आर्द्रता सामर्थ्य, यानी वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य जो होती है आर्द्रता की जो इसकी शक्ति होती है, इन दोनों के अनुपात को हम जो है सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो इतनी भी परिभाषा जो आपको हेडिंग अच्छी लगी आपको लिख लेना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। और भी लिखा हुआ है कि तापमान और जो आर्द्रता सामर्थ्य का जो सीधा संबंध होता है और तापमान बढ़ने पर जो है आर्द्रता जो है सामर्थ्य बढ़ जाती है और जो है तापमान के घटने पर जो है आर्द्रता सामर्थ्य भी जो है घट जाती है। कहने का मतलब इनका यही है कि तापमान जब बढ़ेगा ठीक है तो आर्द्रता भी जो है बढ़ जाएगा। यदि जो है तापमान जो है सामर्थ्य जो है कह सकते हो बढ़ने पर सामर्थ्य बढ़ती है और तापमान के घटने पर जो है आर्द्रता भी जो है सामर्थ्य भी जो है एक घट जाती है। तो और जो है इसी कारण जो है सापेक्षिक आर्द्रता पर जो है तापमान पर का जो है एक विपरीत प्रभाव भी पड़ता है इस पर, और जिसके जो है तापमान पर जो है
जब ये बढ़ता है, इसका जो तापमान होता है, इससे इसका जब तापमान ये बढ़ता है तो सापेक्षिक आर्द्रता में जो है कमी आती है, और जो है तापमान के जो है घटने पर सापेक्षिक आर्द्रता जो है या बढ़ती सापेक्षिक आर्द्रता के जो है कम और जो है अधिक होने का जो है प्रभाव जो है वर्षा, जैसे कि वर्षा होती है तो ये सारा इसके प्रभाव है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। भू प्रॉपर्टी की, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, क्या होता है, क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ है। तो ये जो है पृथ्वी के जो है ऊपरी जो भाग होता है, इसी को जो है भू प्रॉपर्टी या जो है भू जो है क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर होती है, जैसे कि जिस पर हम खेती करते हैं, हम रहते हैं, तो यही आपकी जो है भू प्रॉपर्टी है या फिर क्रस्ट कहलाती है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो फिर ये क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूसन्नति क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भूसन्नति की तो हम बात कर ले, तो क्वेश्चन ये जो है पिछले साल भी रिपीट हुआ था, शायद इस साल भी जो है ये आपका भूसन्नति वाला जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, चलेगा। भूसन्नति की तो हम बात कर ले, तो ये जो है पृथ्वी की जो है पपड़े का जो है अवकलन, जिसके अंदर जो है एक तलहट जमा होती है, इसे ही जो है भूसन्नति कहते हैं। तो क्या होती है, एक जो है लंबी सकरे या जो है उथले जलीय भाग को जो है यानी जो है भूसन्नति कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको रट लेना है। यानी जो है लंबी और सकरे और जो उथले जलीय जो भाग होता है जल का, यानी जो लंबा हो, सकरा हो और जो उथला हो, इसे ही जो है हम इसकी की भाग जो होता है इसका, इसी को जो हम भूसन्नति कहते हैं। और यहाँ से जो है इसकी परिभाषा हमारे जो है हाग महोदय ने दिया है। उन्होंने कहा है कि भूसन्नित जो है लंबा, सकरीय और जो है उथली जलीय भाग होती है, जिसमें जो है लगातार जो है अवसादों का जो है जमाव होता है। जो उसमें जल होता है, जो अवसाद होता है, उसका उसमें जमाव होता है, जिससे में जो है उसकी जो है नली में जो है निरंतर धसाव होता रहता है। और भूसन्निति से जो है बलित जो है पर्वतों की जो उत्पत्ति मानी जाती है। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है इसकी। अगला देखो, बायोम क्या होता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बायोम की हम बात करें, क्वेश्चन जो है पिछले साल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको भी आपको 100% आपको तैयार करना कि बायोम होता क्या है। चलेगा, हम बायोम के बारे में देखेंगे। बायोम की हम बात करें तो बायोम जो होता है, इसका मतलब होता है धरती या फिर जो है समुद्र का कोई बड़ा क्षेत्र जहां मौसम, भूगोल और जो जीवों की समानता पाई जाती हो, तो यही आपका जो है बायोम कहलाता है। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें जो है मानव जो है उसके पर्यावरण संबंधित हम सभी का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार बायोम भी होता है। बायोम जो होता है, बायोम जो है स्थलीय और जो है जलीय आवास का एक क्षेत्र होता है। स्थलीय का मतलब होता है जो स्थल पर रहने वाले, जैसे कि हम लोग स्थल पर रहते हैं, तो इसमें मनुष्य हो गया, हमारे जानवर हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो स्थल पर रहते हैं। और जो है जो जलीय आवास, यानी जो जलीय आवास जो जल में जीव जंतु रहते हैं, तो इनका एक ऐसा क्षेत्र होता है बायोम, जो विशिष्ट जो है पारिस्थितिकी विशेषताओं के आधार पर जो है भूपटल के जो है अन्य क्षेत्रों से जो है पृथक होता है। और बायोम में जो है समानता स्थलीय भागों की जो है पादप हुआ जो है पराड़ी समुदाय का जो है एक पारिस्थितिकी रूप में जो अध्ययन किया जाता है। और बायोम से अभिप्राय होता है जीवन से होता है। बायोम का मतलब क्या होता है, जीवन, यानी जिस पर हम चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्थल पर रहता हो फिर जल में रहता हो, जो जीवित जीव हो, तो उसी का हम इसमें बायोम का अध्ययन इसी में भी हम करते हैं। और जो है संबंधित जो है जो इसके प्राणी होते हैं, कुछ पादप होते हैं, इसके जो है बृहद और जो प्राकृतिक जो है सहवास, यानी जो जहाँ रहते हैं उसका आवास जो पृथ्वी पर जो है दूर दूर तक बसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसी को जो है हम बायोम कहते हैं। कहने का मतलब कि बायोम क्या होता है, तो बायोम जो होता है, चाहे आपका स्थलीय भाग हो या फिर जलीय भाग हो, जहाँ जीव जंतु रहते हैं जीवित, तो वे जो है कहीं ना कहीं देखा जाए एक भूपटल पर रहते हैं। उनका जो है एक समुदाय होता है, उसका एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनका एक कह सकते हो बहुत ही जो प्रकृति के पर भी निर्भर रहते हैं। और जो है ये प्राणियों और जो है पादपों के बृहद और जो है प्राकृतिक सहवास एक उनका निवास होता है, और पृथ्वी पर जो है दूर दूर तक जो है फैले रहते हैं। तो यही आपका जो है बायोम कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगा। और हम बात करें तो बायोम जो है पादप हुआ जो है प्राणियों का एक जो विशिष्ट समुदाय होता है। तो बायोम क्या है, यहाँ से फिर एक परिभाषा लिखिए कि बायोम जो होता है ये पादप और जो है प्राणियों का एक समुदाय होता है, एक ग्रुप होता है जो कि समान जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में जो है विस्तृत होती है। और यह जो है बायोम में जलवायु की जो है समानता के कारण जो है वनस्पतिक प्राण और जो उसका जीवन समानता जो है समान होता है। और प्रमुख जो है वनस्पति समुदाय से संबंधित होने वाले ही कारण ही जो है पारिस्थितिकीवादियों ने जैसे बायोम नाम दिया है। तो इतनी परिभाषा आप लिख सकते हैं। बहुत सारी परिभाषा और भी लिखी हुई है, ऐसा कि पीटर महोदय ने इसकी परिभाषा लिखी। उन्होंने कहा कि बायोम जो है पृथ्वी की जो है बृहद पर्यावरणीय जो कटिबंध है, जो कि
सुस्पष्ट पादप और जो है आवरण द्वारा चिन्हित होते हैं, तो इसे जो है हम बायोम कहते हैं। क्लीमेंट ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि बायोम एक जो है जैव समूह होता है। बायोम क्या है? एक जैव समूह होता है जो कि भौगोलिक सीमाओं में जो है अपने विशिष्ट यानी जैव रूप और जो है जाति श्रेष्ठता से जो है पहचाना जाता है, तो इसे ही जो है हम बायोम कहते हैं। तो जो आपको परिभाषा अच्छी लगी आपको लिखना है। अगला देखो, वी आकार की घाटी क्या होती है, कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नदी घाटी का आकार जो है अंग्रेजी की वे अक्षर जैसा होता है और ऐसी जो आकृतियाँ होती हैं पहाड़ी भागों में जो अत्यधिक विकसित होती हैं। तो ऐसी घाटी के किनारे ऊंचे व जो है खड़े ढालों वाले होते हैं। यह लंबा जो है प्रदन की नदी का जो है मुख्य जो है कार्य होता है। और जो है गार जो है कैनियन इसी से जो है विकसित होती है, एक इसका विकसित रूप है। तो वी आकार आपने देखा होगा कि जो नदी का या फिर जो पहाड़ी से जब कभी पानी आता है, झरना आता है या फिर नदी का पानी आपने देखा होगा, जो नदी जब बहती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस दिशा में बहेगी तो उसका एक आकार बन जाता है। ठीक है, तो एक घाटी हो या फिर नदी का जो पानी हो या फिर पहाड़ों का पानी हो, तो जब जिस दिशा में बहती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका एक शेप बन जाता है, कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट का एक आकार बन जाता है। आपने एक देखा होगा आपने धमाल मूवी, तो उसमें जब जो है खजाना निकालने जाते हैं तो डब्ल्यू के नीचे तो पेड़ आपने देखा होगा, तो पेड़ वहाँ पे रहते हैं डब्ल्यू के, तो पेड़ का बना रहते हैं डब्ल्यू, जो कि एक ही में सेट रहते हैं, तो डब्ल्यू का एक रूप रहता है। तो इसी प्रकार यदि पेड़ यदि पास में लगे हैं तो कोई ना कोई आकार बन जाएगा उनका, जैसे कि आपने देखा होगा धमाल मूवी में। सेम इसी प्रकार जब नदी का जल होता है फिर पहाड़ों से जब जल आता है तो इससे क्या होता है, जब जल बहाव इसका होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक आकार का एक रूप दे देती है, चाहे किसी भी अक्षर का हो। तो इसी को जो है एक वी आकार की जैसे कि घाटी हो जाती है तो एक वी आकार उत्पन्न हो जाता है, तो इसी को जो है वी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, वी जैसे आकृति उत्पन्न हो जाती है नदी के पानी के कारण, जिसे जो है वी आकार की घाटी कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको जो है लिखने की आवश्यकता पड़ेगी बस। ये जो है पहाड़ी भागों से जो है अत्यधिक विकसित होती है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। अगला देखो क्वेश्चन देखो कि गोखुर झील क्या होती है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको देखो। यानी जब विसर्प क्या होता है, विसर्प आप समझ लो, विसर्प आप नहीं जानते होंगे तो विसर्प का क्या होता है, ये नदी का जो है जो एक बड़ा मोड़ होता है। विसर्प का मतलब होता है बड़ा, यानी जब नदी का जो कोई बड़ा मोड़ होता है तो इसे ही हम विसर्प कहते हैं। यानी जब बड़ा नदी का जब बड़ा, या फिर कह सकते हो जब विसर्प का जो है मोड़ निरंतर जो है बढ़ता जाता है, क्योंकि विसर्प जो कि नदी का एक बड़ा मोड़ तो होता ही रहता है, लेकिन साथ में ये मोड़ जो है और भी निरंतर जो बढ़ता जाता है, तो निरंतर आमने सामने के जो है भागों में जो है कटाव जो है होता रहता है। तो इससे जो है कुछ पश्चात जो है यानी विसर्प के जो है कोने वाले किनारे आपस में जो है मिल जाते हैं और यह जो है नदी अब जो है सीधे बहने लगती है। तो जो विसर्प के जो है विशाल मोड़ वाला भाग गोखुर या जो है धनुष की भात जो है झील के रूप में जो है शेष रहता है, और यह जो है नदी से अलग हुआ भाग होता है। और ऐसे जो है विशाल विसर्प एवं जो है गोखुराकार झीलों की आदर्श दशाएं आपका मिसिसिपी नदी की जो है निचली घाटी में जो है पाई जाती हैं, तो ये आपकी गोखुर झील होती है। तो गोखुर झील क्या होती है, अब इस तरह से समझो। गोखुर झील जो होती है नदी के जो है विसर्पों को जो है एक अर्धचंद्राकार हिस्सों के जो है मूल धारा के कट जाने और उसके जो है जल इकट्ठा हो जाने से बनने वाली जो है एक झील होती है, तो इसे जो है हम कह सकते हैं गोखुर झील कहते हैं। तो अब ऐसा कह सकते हो, तो आपका जो झीलों का जो मोड़ होता है कह सकते हो, तो उसका यदि इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अलग रूप ले ले, एक इकट्ठा हो जाए जो कि विसर्प होता है, जो कि मोड़ एक इकट्ठा हो जाए, फिर कह सकते हो बड़ा मोड़ ले ले और कुछ उसमें जो है पानी रुकने लगे, ठीक है, नदी का पानी, तो इसे ही जो है हम गोखुर झील कहेंगे। तो इतनी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अगला देखो टर्न झील क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टर्न झील एग्जाम में पूछ सकता है, पिछले साल आया था। तो टर्न झील की हम बात करें तो सर्क या जो है नीचे का भाग फिसलते बर्फ के प्रभाव से जो है गड्ढे जैसा जो है बन जाता है। तो आपने देखा होगा जब पहाड़ों से जब पानी नीचे गिरता है, फिर पहाड़ों से जब बर्फ नीचे गिरती है तो नीचे धंस जाती है, जब गिरती है तो क्या होता है, एक धंस जाती है, इसके प्रभाव से जो है गड्ढा जैसा बन जाता है। और इसी की भात जो है हिमानी के जो है पेंदे में जब बहते बर्फ के साथ जो है मोड़ेन जकड़े रहते हैं, तब वह जो है पेंदे में मुलायम चट्टानों को जो है काट छाट कर जो है गड्ढे बना देते हैं। और ऐसे गड्ढों में जो है बर्फ के जो है हट जाने के बाद जो है पानी भर जाता है, तो इसी को जो है हम टर्न झील कहते हैं। तो टर्न झील क्या होता है भैया, जब पहाड़ों से जब बर्फ खिसकती है, जब नीचे गिर जाती है, जब गिरती है तो एक गड्ढा बन जाता है, और यही गड्ढा
जब उसमें से बर्फ़ निकाल ली जाए और यही गड्ढों में यदि पानी भर जाए तो इसे ही जो है हम टर्न झील कहेंगे। इतनी परिभाषा लिख देना है आपको बस। अगला देखो, लटकती घाटी क्या होती है भैया? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लटकती एकदम घाटी की बात कर ले तो जब हिमनद, हिमनद का मतलब क्या होता है? यानी हिम का मतलब होता है बर्फ, नद का मतलब यानी जो बर्फ का पानी होता है। जब हिमनद की जो है मुख्य घाटी के जो है तल में उसके मिलने वाले जो है सहायक घाटियों के जो है तल अधिक ऊंचे होते हैं, तो सहायक घाटियाँ मुख्य घाटी पर जो है लटकती हुई जो है प्रतीत होती है। तो इसी जो है हम लटकती जो है घाटी या फिर जो है निलंबित घाटियाँ कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और ये जो है जो घाटी होती है आपने देखा भी होगा, ये जो है पर्वतों की एक जो विशिष्ट जो विशेषता, जैसे कि पर्वत जो होते हैं हमने देखा होगा कुछ ऐसे भी होते जो लटकते हुए जो है प्रतीत आपको दिखते होंगे, कुछ लटक रहे हैं ऐसे आपको प्रतीत होंगे। तो ये जो सहायक इसकी जो है कह सकते हो घाटियाँ होती, तो यही आपकी जो है लटकती हुई घाटी कहलाती है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो कि हिमोड़ क्या होता है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसको हम मोरांश कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होता है? ये जो हिमनद द्वारा जो है अपने साथ लाए गए जो है अवसादों को अपने किनारों पर छोड़ने वाली जो है एक लंबी जो है टटके होती हैं। तो हिमोड़ क्या होती है? ये जो है हिमनद जो है अपने साथ बारीक जो कण वाले पदार्थों को लेकर, जो हिमनद होता है तो इसके जो है बारीक कण को लाकर जो है पदार्थ को जो है बड़े यानी शिलाखंडों में का जो है परिवहन करता है। और जब पदार्थों को जो है हिमनद जो है बहाकर ले जाता है तो उनका जो है निक्षेप हो जाता है। और जो है हिमनद द्वारा जो है पदार्थों के जो निक्षेप को जो है हम जो है हिमोड़ कहते हैं। निक्षेप का मतलब होता है इनको जो है लेकर जो है किनारों पर जाता है, यानी जो है नदी के जो है किनारों पर जो है बहाकर ले जाता है। तीसरी को जो है हम नीचे जो है हिमोड़ कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो कि लेपेज क्या होती है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लेपेज की हम बात करें, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण। तो लेपेज जो होता है जो है एक अपक्षित जो है चूना पत्थर की एक सतह को जो है हम लेपेज कहते हैं। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि इस प्रकार की आकर जो है क्रस्ट प्रदेशों में जो है भूमिगत जल द्वारा निर्मित होती है। और इसमें जो है घोल क्रिया द्वारा जो है चाक क्षेत्र की जो है खाड़ी संधियों या फिर जो है जोड़ों में जो है गहरी दरारें पड़ जाती हैं। और जो है इनके बीच बीच में जो है घुलनशील या फिर जो है कठोर जो है भाग भी जो है खड़े रह जाते हैं। और यह जो है संरचना नुकीली, कांटेदार और जो है बहुत ही जो है विषम धरातल वाली होती है। और इस प्रकार के जो है खड़े किंतु जो है पतले कटक स्तंभ के जो है रूप में जो है एक दूसरे से जो है के समांतर होते हैं तथा जो है दूसरे से जो है सकरी दरार द्वारा जो है अलग किए जाते हैं। तो इसी जो है आकृत को जो है हम लेपीज कहते हैं। तो लेपीज आपको लिख देना है कि लेपेज होता क्या है। तो ये जो है चूना पत्थर के साथ जो है अन्य कठोर चट्टानों वाली जो है सतह पर जो है पानी बहने से जो है बनती हैं। तो इसी को जो हम लेपेज कहते हैं। तो अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। अगला देखो कि गीजर क्या होता है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गीजर जो है एक वाष्प जो है उत्सर्जन एक प्रकार का जो है एक गर्म जो है जल स्रोत है, जिसमें जो है समय समय पर जो है गर्म जल और जो है वाष्प निकला करती है। और बहुत से जो है ज्वालामुखी क्षेत्रों में जो है उद्गार के समय जो है दरारें और जो है सुखारों यानी सुराखों से जो है होकर कुछ अवकाश के बाद जो है गर्म और जो है कुछ ऊंचाई तक जो है ये निकलने लगता है। तो इसे जो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो है भी इसका रूप जो है को ही जो है हम गीजर कहते हैं। तो गीजर की हम बात करें तो ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं है। यहाँ से एक विद्वान ने भी इसकी परिभाषा दी गीजर की। उन्होंने कहा है कि गीजर जो होता है गर्म जो है जल के स्रोत होते हैं। गीजर क्या होता है? जो गर्म जल का जो स्रोत होता है, जैसे कि अब तो पानी गर्म करने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए आपके इलेक्ट्रॉनिक, तो अब इसको भी कह सकते हो गीजर, जो कि आता ही है गीजर, ठीक है। तो जिनमें जो है अवकाश के बाद जो है जलवाष्प यानी गर्म जल और जो है वाष्प तीव्रता से जो है निकला करती है। और कभी कभी जो है इनकी जो है ऊंचाई सैकड़ों फीट तक जो है ये होती है। तो इसी को जो हम गीजर कहते हैं। और गीजर जो है सविराम गर्म जल के जो है स्रोत होते हैं, जो कि समय समय से जो है अपने मुख से जो है गर्म जल की जो है फुहारे और जो है वाष्प छोड़ते हैं। तो इसे जो हम गीजर कहते हैं। तो जो आपको परिभाषा अच्छी लगी आपको एक रट लेना है। बरखान क्या होता है? क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। तो बरखान क्या होता है? जो है जो रेत होती है, हमने देखा होगा रेत के ठीले, ठीक है। तो रेत के जो बड़े बड़े ठीले बन जाते हैं, जो कह सकते हो ढेर बन जाते हैं, तो इसी को जो है हम जो है बरखान कहते हैं। ऐसे लिखा भी हुआ है कि बरखान जो है अनपरस्त जो है बालुका स्तूप के ही जो है विशिष्ट एक रूप होते हैं। और इसका आकार जो है चपाकार और जो है नवचंद्राकार होता है।
और जो है तुर्गिस्तान में ये जो है अधिक संख्या में मिलते हैं। बरखान मुख्यतः जो है प्रचलित पवन की जो है अनुप्रस्थ दिशा अर्थात जो है समकोण पर जो है निर्मित होते हैं और इनका जो है पवन उन्मुखी ढाल जो होता है उत्तम और जो है पवनमुखी ढाल अवतल होता है। और इसमें जो है इनके जो शिखर की ओर जो है पूर्ण विकसित दो जो है इसमें कह सकते हो सींगे होती हैं और जो है पवन की जो है चलने की जो है जो हवा जब चलती है तो इनकी दिशा जो है निकली होती है। ठीक है, तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। ये होती क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो है एक अर्ध जो है चंद्राकार जो है आकार के जो है रेत होते हैं, यानी जो बालू होता है, इसी को हम कहते हैं। और ये जो है रेगिस्तान में पाए जाते हैं और जो है मुख्य रूप से एक दिशा में जो है आने वाली हवा की जो है कुछ वजह से जो है एक बनते हैं और जो है बरखान रेत के जो है ठीले का सबसे जो है आम प्रकार है। ये दुनिया भर के जो है रेतीले रेगिस्तान में जो है पाए जाते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के जो है पास भारतीय जो है रेगिस्तानियों में भी जो है बरखान पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, चलो अगला देखो, बालका स्तूप क्या है, क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बालका स्तूप की हम बात कर ले, जो पवन द्वारा जो है पवन आप जो हवा होती है इसके द्वारा जब रेत या जो है बालू के जो है निक्षेप से जो है निर्मित ढिब्बे या फिर जो है स्तूपों को जो है बालका स्तूप कहते हैं। जब आपने देखा होगा कि हवा चलती है जब रेगिस्तान में, तो हवा चलती है तो कुछ रेत जो होती कुछ उड़ के जो है तो कुछ स्थान ले लेती, कुछ उसमें आकृति बना देती है। ठीक है, तो एक डिब्बे नुमा या फिर स्तूपों को जो है बालका स्तूप कहते हैं। तो एक डिब्बा जब थोड़ी थोड़ी जाती तो एक डिब्बा नुमा एक आकार बन जाता है। ठीक है, या फिर स्तूपों को जो है एक निर्मित जो डिब्बे होते हैं फिर निर्मित जो उसकी आकृतियाँ होती हैं, इसी को जो है बालका स्तूप कहा जाता है। और इन जो है स्तूपों के आकार का जो है इसका स्वरूप में जो है बड़ा अंतर होता है। यद्यपि जो है बालका स्तूप जो है रेगिस्तान भागों में जो है ये पाया जाता है। इतना आपको लिख देना है। अगला देखो अभी कि भू जो है संतुलन क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भू संतुलन की हम बात करें कि ये जो है होता क्या है, तो भू संतुलन जो होता है पृथ्वी की जो है पपड़ी के जो है भार में बदलाव के मुताबिक जो है समायोजन की एक प्रक्रिया होती है। तो इसी को जो है हम भू संतुलन कहते हैं। तो भू संतुलन क्या होती है कि जो है धरातल पर जो है पर्वत पठार और मैदान और जो है झीलें स्थित है। हमने उसमें कहने की क्या बात है, धरातल जो होता है, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं, जिस पर आप जो है पर्वत भी पाए जाते हैं और जो है पठार भी है, मैदान भी है और झील नदी सब कुछ स्थित है। और इसके जो है उच्चा वचन यानी जो है इसके उच्चा वचन में जो है काफ़ी अंतर पाया जाता है। फिर भी जो है ये आकृतियाँ एक जो है निश्चित नियम के आधार पर जो है धरातल पर स्थित है। और इस प्रकार जो है भूतल में जो असमतल भागों अर्थात जो है धरातल के बड़े बड़े और जो है ऊंचे ऊंचे भागों जैसे कि पर्वत पठार तथा जो है नीचे दसे भाग जैसे कि नदी हो गया, झील हो गए और मध्य स्थिरता की जो है दशा को जो है भू संतुलन कहते हैं। कहने मतलब ये है कि हमने देखा होगा धरातल में जो है कई तरह की स्थितियाँ पाई जाती है, जैसे कि कुछ पठार पाए जाते हैं, कुछ पर्वत जैसे कि पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ मैदान होते हैं, कुछ झीलें होती हैं। तो पत्थर आपने देखा होगा कि पत्थरों का स्थान हमेशा ऊंचा रहता है, जो झीलें होती हैं नीचे रहती हैं, धंसी हुई होती हैं। तो इनमें जो है जो एक स्थिरता पाई जाती है, इनके मध्य जो एक स्थिरता पाई जाती है, जो भिन्नता पाई जाती है, इसको कहते हैं असमानता। तो यही आपकी जो है भू संतुलन कहलाती है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। पीटर रिवार्ड ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि जो है परिभ्रमण करती हुई जो है पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों जैसे कि पर्वत पठार और मैदान एवं जो है गहराई के क्षेत्र जैसे कि झील समुद्र आदि की जो है भौतिक एवं जो है यांत्रिक स्थिरता की जो है दशा को ही जो है भू संतुलन या फिर जो है संतुलन की दशा कहते हैं। कहने मतलब यही है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अब भू संतुलन ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर, 100% की गारंटी इस क्वेश्चन की। ठीक है, अगला देखो, अपक्षय क्या होता है। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। अपक्षय का मतलब होता है नष्ट होना। यानी जो है चट्टानों के जो है अपने ही स्थान पर जो चट्टानें होती हैं उसका अपने ही स्थान पर टूट कर नष्ट होने की प्रक्रिया को जो है हम अपक्षय कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो, वायुराज क्या होती है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वायुराज की हम बात कर ले तो वायुराज क्या होती है। तो वायुराज जो होती है ये वायुराज जो है वायुमंडल में उस जो है घने एवं जो है विस्तृत भाग को कहते हैं। यानी जो वायुराज होती है जो वायुमंडल में जो कह सकते हो वायु होती है उसके जो है घने और जो है विस्तृत भाग को कहते हैं, जिसमें जो है विभिन्न ऊंचाई और जो है एक क्षैतिज अवस्था में जो है तापमान आर्द्रता संबंधित जो है समानताएं होती है। वायुराशियों में जो है धरातल की आर्द्रता एवं जो है तापमान संबंधित जो है विशेषता समाहित होती हैं। अतएव जो है
जिस क्षेत्र में जो है होकर ये गुजरती हैं वहाँ का जो है तापमान और जो है आर्द्रता में जो है परिवर्तन कर देती है। तो यही आपकी वायुराज कहलाती है। तो इतनी जो है आपको परिभाषा लिख देना है। जैवमंडल क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जो है यानी जो है जहाँ जीवन पाया जाता है, ठीक है, जहाँ जैवमंडल इसका नाम ही होता है जीव, ठीक है, जहाँ जीवन पाया जाता है, चाहे वो किसी का हो, चाहे पौधे का हो, मनुष्य का हो, जानवर का हो, यही आपका जो है जीवमंडल यानी जो है जैवमंडल कहलाता है। और जो है जैवमंडल जो है रूसी आपके वैज्ञानिक जो कि आपका वार्नाडस्की ने जो है 1919 में जो है जीवमंडल शब्द का जो है प्रथम बार जो है व्यापक स्तर पर जो है इसका प्रयोग किया। और जीवमंडल की जो प्रमुख जो परिभाषा निम्न है, जैसे कि WG मूर ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि जीवमंडल शब्द का प्रयोग जो है पृथ्वी के उस भाग के लिए किया जाता है जो कि जो है जीवन के विभिन्न स्वरूप का आवास, और जो है इसका वर्गीकरण की दृष्टि से जो है 3 जो है भौतिक मंडलों और जो है भौतिक मंडल है, ये जो है जो जैवमंडल इसको 3 इसके भाग हैं। इसमें आपका स्थल मंडल है, जल मंडल और जो है वायुमंडल, इसके 3 जो है इसके प्रमुख भाग होते हैं। तो इसी को जो हम जैवमंडल, ठीक है, कहते हैं। अगला देखो, पृथ्वी की जो उत्पत्ति के सिद्धांत बताना है, क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। इसको देखो, जिसके जो है 2 सिद्धांत इसको बांटा गया है। एक है जो है एक जो है तारक परिकल्पना, इसके जो है 2 भाग, इसमें जो है कांट की जो है वाक की जो है रास परिकल्पना और जो है लैपलास का जो है आपका निहारिका सिद्धांत भी इसमें शामिल है। और दूसरे धनुष की बात करें उत्पत्ति के, तो आपका दैनतारक आपका जो है ये भी परिकल्पना है। इसमें जो है चैम्बरलेन और हम जो है मोल्टन की जो है आपका ग्रहाणु परिकल्पना इसमें शामिल है। और जेम्स कीन्स और जो है आपका जेफरेन की जो है एक ज्वारीय संकल्पना इसमें शामिल है। तो इतने आपको लिख देना है। चट्टान क्या होती है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चट्टान जो होती है पृथ्वी का जो है सतह का निर्माण करने वाली रचना सामग्री को जो है हम चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की जो सतह होती है, चाहे किसी भी यानी जो रचना करने वाली सामग्री जो होती है, आपने देखा होगा चाहे चट्टानें हो या फिर कोई चीज़ें हो, तो यही आपकी चट्टानें कहलाती हैं। और जो समान रूप में जो है चट्टान शब्द का प्रयोग जो है किसी जो है कठोर वस्तु के लिए जो है ही किया जाता है, किंतु जो है भौतिक भूगोल में जिसका जो है प्रयोग बालू, कंकड़, मिट्टी और जो है ग्रेनाइट आदि के जो है सभी के लिए इसका जो है किया जाता है। तो जो है चट्टान जो है मिट्टी भी हो सकती है, कंकड़ भी हो सकता है। तो यही सारी चट्टान कहलाती हैं। और भी परिभाषा यहाँ से आर्थर ने इसकी दी है। उन्होंने कहा कि जो अधिकांश चट्टान जो है खनिज का ही जो है एक मिश्रित अंश होती है, अतः जो है इनमें खनिज पाया जाता है और स्वाभाविक होता है। और इन जो है खनिजों में जो है रासायनिक तत्व का योग भी होता है। और जो है प्रत्येक चट्टान में एक जो है एक में से जो है अधिक चट्टानों का जो है सम्मिश्रण भी पाया जाता है। तो इतना लिख देना है आपको। चट्टानों के प्रकार, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। चट्टान क्या होती है, चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, और जो है अवसादी या जो है परतदार चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें, तीनों की आपको परिभाषा भी तैयार कर लेना है, एग्जाम में फंसेगा। अगला देखो, सूर्य ताप क्या होता है। सौरिक ऊर्जा को जो हम सूर्य ताप कहते हैं, यानी सूर्य की जो ऊर्जा होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, उसका जैसे कि धूप जो होती है, तो उसी को जो है हम क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको तैयार होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ताप क्या कहते हैं, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका जो ताप होता है उसी को जो हम सूर्य ताप कहते हैं। और यह जो है जो सूर्य ऊर्जा होती है 1,86,000 जो है मील प्रति जो है सेकंड की चाल से जो है चलकर धरातल पर पहुंचती है। यहाँ से जो है ट्रिवार्थ ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि लघु तरंगों के जो है रूप में संचालित एवं जो है 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है भ्रमण करती हुई धरातल पर पहुंचने वाली जो है जो सौर ऊर्जा ही जो है सूर्य ताप कहलाती है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना जो आपको अच्छी लगे। अगला देखो, चक्रवात और जो है पर्त चक्रवात, इसके बीच में अंतर या फिर इसकी परिभाषा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंस सकता है। तो ये क्या होता है, इसके बीच में जो है हम अंतर देखेंगे, ये होता क्या है। चलिए, तो इसके बीच में हम अंतर की बात करें तो चक्रवात में जो है निम्न जो है दाब होता है। जो चक्रवात होते हैं इसमें जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा लो होता है, कम होता है। जबकि पर्त चक्रवात जो होता है इसमें जो है हवाएं बाहर की जो है केंद्र की ओर जो है चलती हैं, और जबकि जो है पर्त चक्रवात में हवाएं जो है केंद्र से जो है बाहर की ओर चलती हैं। और जो है चक्रवात में जो है मौसम जो है वर्षा युक्त होता है। चक्रवात जो होती हैं इसमें मौसम जो है होता है इसमें, ठीक है, ये मौसम वर्षा युक्त होता है। और मौसम में जो है
अनियमितताएं जो है मिलती हैं, जबकि जो प्रति चक्रवात होती हैं इसमें जो है मौसम साफ होता है और जो है वायु स्थिर और जो है शुष्क होती है। तो ये दो इसमें जो है इसके बीच में अंतर था। अभी हम आगे इसकी जो है परिभाषा भी देखेंगे। अब देखो वर्षा के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले वर्षा क्या होती है इसको समझ लो। वर्षा जो होती है, वर्षा के लिए जो है वायु का जो है संतृप्त होकर घनित होना आवश्यक होता है और ओसांक यानी जो ओस के बाद वायु के ठंडे होने पर संघनन प्रारंभ हो जाता है और वर्षा होने के लिए जो है वायु का ऊपर उठना आवश्यक होता है। तो यही आपकी वर्षा होती है। तो वर्षा जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक है, यानी वाष्प का रूप लेकर जो धरती पर गिरती है, ठीक है, यही आपकी वर्षा होती है। तो ये जो है 3 प्रकार की होती है। एक संवहनीय वर्षा होती है, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा, तीसरी होती है चक्रवातीय वर्षा। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। अगला देखो वर्तनिकी क्या होती है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसकी हम बात करें तो ये क्या है, ये जो होता है ये जो है भूविज्ञान की वह जो है शाखा है जिसमें जो है हम परिवर्तन जो है भूकंप, ज्वालामुखी आदि क्षेत्रों के जो है विकास का अध्ययन करते हैं। तो इसी को जो है हम विवर्तनिकी कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। ये जो होता है स्थलीय जो है दृढ़ भूखंडों को जो है प्लेट कहते हैं और इन प्लेटों के जो है स्वभाव तथा जो है प्रवाह से संबंधित अध्ययन को जो है हम प्लेट टेक्टोनिक या फिर जो है प्लेट वर्तनिकी जो है कहते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। इसके जो है 2 तथ्य इसके आधारित, एक है महाद्वीपीय विस्थापन का जो है संकल्पना और जो है दूसरा इसका जो है सागर लती जो है परासरण। इसके 2 इसके जो है आधार हैं। अगला देखो भी कि भौतिक भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा मैंने पहले दे दी थी। अब इसका है जो है विषय क्षेत्र हम देखेंगे। तो भौतिक भूगोल का परिभाषा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया, इसका अब यहाँ से विषय क्षेत्र देख लीजिएगा, लॉन्ग में क्वेश्चन फंस सकता है। तो भौतिक भूगोल के हम क्षेत्र की बात कर लें तो इसका जो क्षेत्र है मुख्यतः जो है पर्यावरण जो है एवं जो है परिवेश के जो है तत्वों के जो है विश्लेषण में जो है संबंध रखता है। इसका जो है प्रत्यक्ष और जो है परोक्ष जो संबंध विभिन्न प्रकार के जो है भौतिक विज्ञानों से है और इसके जो है विषय क्षेत्र का मूल आधार जो है मानव और जो है भौतिक पर्यावरण से होता है और जिसके जो है तत्व एक दूसरे को जो है पारस्परिक क्रिया द्वारा जो है प्रभावित करते हैं। चूँकि ये दोनों तत्व जो है परिवर्तनशील होते हैं, अतएव जो है इसके पारस्परिक संबंधों में जो है परिवर्तन होता रहता है और इसके जो है स्वरूप भौतिक भूगोल को जो है कई शाखाओं में जो विभाजित किया जाता है और इसके जो है विषय क्षेत्र परंपरावादी और जो है सहसंबंधी होते हैं। तो इतनी आपको जो है इसका विषय क्षेत्र आपको लिख देना है बना के। अगला देखो ज्वालामुखी क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जो है आपको देखने को मिल सकता है। चलेगा देखेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है। चलिए ज्वालामुखी की तो हम बात करें ये क्या होती है। ज्वालामुखी के जो है शाब्दिक अर्थ में यह जो है भ्रम होता है। ज्वालामुखी में से जो है आग की जो है लहर जो है बाहर निकलती है। वास्तव में जो है ज्वालामुखी से निकलने वाली जो ज्वलनशील जो गैस होती हैं इसके कारण जो है आग की जो है लपटे का जो है भ्रम होता है और जो कुछ लोग जो है ज्वालामुखी का अपराध जो है ज्वालामुखी के जो है यानी जो इसके निकलने वाले जो लावा होते हैं ज्वालामुखी के जो है जमाव से उत्पन्न जो है एक शंक्वाकार पर्वत से जो है लगाते हैं, किंतु यह गलत है। वास्तव में जो है ज्वालामुखी जो है शंख या जो है पर्वत तो ज्वालामुखी क्रिया का जो है परिणाम या फिर जो है प्रतिफल होते हैं। तो ज्वालामुखी की बहुत सारी परिभाषा लिखी, जैसा कि होक हाउस ने इसकी परिभाषा लिखी, मॉक हाउस ने, उन्होंने कहा है कि जो ज्वालामुखी होती है ये पृथ्वी के जो है वे छिद्र होते हैं जिनमें जो है भूगर्भ का जो है मैग्मा जो होता है आदि जो है पदार्थ उद्गर्भ से जो है बाहर निकलता है। यानी पृथ्वी के नीचे से कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है ज्वलनशील गैस से, भूगर्भ से जो एक लावा निकलते हैं, तो इसी को जो है हम ज्वालामुखी कहते हैं। और यहाँ से जो है वार सेप्टर ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि ज्वालामुखी पराय जो है एक गोलाकार छिद्र होता है पृथ्वी से, जिससे जो है होकर पृथ्वी के जो है अत्यंत नितप्त भूगर्भ के जो है गैस जो है जल तरल दाव यानी इसके जो है जो धरातल है जो पृथ्वी के अंदर से जो है कह सकते हो, चाहे उसमें गैस निकलती हो या फिर जो है जल हो या फिर तरल यानी लावा हो, तो ये सब निकलता है। तो इसी को जो है हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहते हैं। अगला देखो भूकंप किससे कहते हैं। तो भूकंप क्या होता है, पृथ्वी का जो है कांप जाना या फिर कंपित होना, ये भूकंप कहलाता है। तो भूकंप जो है समानता 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो भू प्लस कंपन, यानी भू का मतलब होता है पृथ्वी, कंपन का मतलब होता है कांपना, यानी पृथ्वी का कांप जाना, यही आपका भूकंप कहलाता है। अतः जो है पृथ्वी का जो है आस्किमी यानी जो अचानक हिलना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का जो है धरातल कई शक्तियों द्वारा प्रभावित होता है। यह शक्तियाँ जो है कुछ रचनात्मक होती हैं और कुछ जो है विनाशनात्मक होती हैं।
और जो है भूकंप को जो है धरातल की जो है एक विनाशात्मक शक्ति के रूप में जो है जाना जाता है, क्योंकि भूकंप जब भी आता है विनाश ही करता है कुछ ना कुछ। और जो है और ये जो है ये अचानक उत्पन्न होता है, और इससे जो है उत्पन्न होने वाले जो है समाप्त होने तक जो है धरातल के जो है एक विशाल रूप में जो है परिवर्तन हो जाते हैं। यहाँ से जो है शैलेश बरी ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की जो है सतह कांपने लगती है तो इसको हम भूकंप कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको एक रट लेना है बस। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि मानव के लिए जो है धरातल के जो है धक्के खाना या जो है कंपन या फिर जो है हिलना भूकंप ही है। अगला देखो घर्षण क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो घर्षण की हम बात करें तो घर्षण जो होता है जब एक स्थान पर जो है संकुचित और जो है दूसरे स्थान पर जो है तनाव होता है तो खिंचाव अति तीव्र के जो है परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ की जो है चट्टान मुड़ने के अतिरिक्त जो है टूट जाती हैं। तो इस जो है खिंचाव के कारण वलय निर्मित होता है और जो है तनाव के जो है दरारें अथवा जो है संधि बनती हैं तो कठोर चट्टान के रूप में जो है तल को जो है हम कह सकते हैं भरस तल कहते हैं। तो कहना मतलब ये है जब आपने देखा होगा जो संकुचित जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो तनाव होता है तो तनाव जो होता है इसका परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा जो चट्टानें होती हैं क्या होती हैं तो इसके मुड़ने से जो है अतिरिक्त ये टूट जाती हैं। जब तनाव है कोई चट्टानों में तो जो आपने देखा होगा तो मुड़कर टूट जाएंगी। तो इसके जो खिंचाव होता है तनाव जिसके कारण टूटती हैं तो जिसके कारण दरारें उसमें पड़ जाती हैं, जिस दरारों के बाद ये टूटती हैं। तो इसी जो चट्टानों में जो दरारें होती हैं इसी के जो है वलन के जो है तल को हम भरस जो है तल कह देंगे। तो इतनी परिभाषा लिख देना है। अगला देखो अपवाह जो है प्रतिरूप क्या, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी आपका। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है। चलेगा इसको हम देखेंगे कि किसी भी जो है प्रदेश या जो है क्षेत्र में जो अपवाह तंत्र के जो है ज्यामितीय आकार और जो है सरिताओं की जो है स्थानीय व्यवस्था की जो है प्रवाह जो होता है अपवाह जो होता है प्रतिरूप इसी को हम कहते हैं। कहना मतलब ये होता है किसी प्रदेश का जो क्षेत्र में जो अपवाह तंत्र की जो है ज्यामितीय आकार और जो है सरिता मतलब होता है नदी की जो स्थानीय व्यवस्था को जो है हम क्या कहते हैं अपवाह जो है प्रतिरूप कहते हैं। तो इतनी परिभाषा लिख देना है। और किसी भी जो है प्रदेश की सरिताओं की जो है अवस्थित संख्या और प्रवाह दिशा जो है उस प्रदेश की धरातली ढाल रचनात्मक नियंत्रण शैलों की जो है विशेषता विवर्तनिकी कारणों तथा जो है हलचलों जलवायु संबंधित दशाओं वनस्पति संबंधित जो है विशेषता आदि पर जो है निर्भर करती है। तो इसकी बहुत सारी परिभाषा भी जैसे कि थर्ड ने जो है बरी ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि अपवाह प्रतिरूप से आशय जो है उन योजना से होता है जिसका निर्माण जो है नदी की जो है धाराओं द्वारा जो है सम्मिलित रूप से जो है किया जाता है। तो यही जो है अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। फिर जो है प्रोफेसर सविंद्र ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि किसी भी जो है प्रदेश या जो है क्षेत्र में अपवाह तंत्र के जो है ज्यामितीय आकार और जो है सरिताओं की जो है स्थानीय व्यवस्था को जो है यानी अपवाह प्रतिरूप कहेंगे। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अब देखेंगे कि चक्रवात किसे कहते हैं। क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलेगा चक्रवात की हम बात करें कि चक्रवात होता क्या है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में मिल सकता है कि चक्रवात किसे कहते हैं। परत चक्रवात और परत चक्रवात ये दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है। चक्रवात का मतलब होता है कि घूमती हुई हवाओं का एक समूह होता है। चक्रवात क्या होता है, ये कोई हवा है तो इस तरह से जिसको बवंडर कहते हैं, इस तरह से जो घूमती है इसी को जो हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, घूमती हुई जो हवा होती है इसी को जो हम चक्रवात कहते हैं। या तेजी से जो घूमने वाला आपने बवंडर आपने देखा होगा आते हैं, इस समय नहीं आता लेकिन अधिकतर जो है गर्मियों में आता है। ठीक है, तो ये जो बवंडर होता है इसी को जो हम चक्रवात कहते हैं। तो यहाँ से लिखा भी हुआ है कि सामान्य रूप से जो है चक्रवात जो है निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और जिसके जो है चारों तरफ जो है संकेंद्रीय सम वायुदाब जो है रेखीय विस्तृत होती है और तथा जो है केंद्र के जो है बाहर की ओर वायुदाब जो है बढ़ता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है परिध के केंद्र की ओर जो है हवाएं चलने लगती हैं और पृथ्वी के जो है घूर्णन के कारण जो है इनकी दिशा उत्तरी जो है गोलार्ध में घड़ी की जो है सुई के विपरीत तथा जो है दक्षिणी गोलार्ध के जो है में एक अनुकूल होती हैं और जो है जलवायु तथा जो है मौसम के चक्रवातों का जो है पर्याप्त महत्व होता है, क्योंकि इनके द्वारा ही जो है किसी भी जो है स्थान की जो है वर्षा जो है तापमान को जो है प्रभावित करते हैं। तो चक्रवात क्या होता है, पहली बात तो चक्रवात जो होता है इसमें कम जो है दबाव वाला केंद्र होता है और जो है ये जो होती हैं इसमें जो है परिध के जो है केंद्र की ओर जो है जाने पर जो है वायुदाब जो है कम होता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
अगला देखो परत चक्रवात क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है ये भी कि परत चक्रवात क्या है। तो परत चक्रवात की हम बात करें तो परत चक्रवात जो है एक ऐसी मौसमी घटना है जिसमें जो है हवाओं का जो है बड़ा पैमाने पर जो है परिसंचलन होता है और हवाओं का जो है दबाव ज़्यादा होता है। यानी जो है ऐसी घटना है ये परत चक्रवात जिसमें हवाएं जो होती हैं बहुत ही तेज़ से चलती हैं, बहुत ही तेज़ से जो है हवाएं ज़्यादा जो है दबाव डालती हैं, तो यही आपकी परत चक्रवात होती है। और परत चक्रवात की जो प्राकृत और जो विशेषता चक्रवात की पूर्णता जो है विपरीत होती है, क्योंकि इसके जो है केंद्र में जो है वायुदाब का जो है केंद्र होता है और परंतु जो है परत में जो इसकी ओर जो है निम्न वायुदाब पाया जाता है, जिसके कारण जो है हवाएं केंद्र से जो है परत की तरफ जो है होती हैं और भूमध्य जो क्षेत्रों की परत जो है चक्रवात जो है सर्वथा अभाव पाया जाता है, किंतु आपका उष्ण कटिबंधीय जो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में चक्रवातों की जो है विपरीत मौसम साफ और जो है सुहावना रहता है और जो है आकार की दृष्टि से जो है ये गोलाकार या जो है वी आकार की जो है ये हो सकते हैं। अगला देखो जो है सागरीय लवणता क्या होती है। तो सागर का मतलब जैसे कि सागर के जो जल होता है इसमें जब नमक की मात्रा पाई जाती है बराबर पाया जाता है तो यही आपका सागरीय लवणता कहलाती है। क्वेश्चन ज़्यादा कोई कठिन भी नहीं है, चलेगा। इसको हम देखेंगे। यानी जो है समुद्र जल में जो है समुद्र जल के भार और उसमें जो है घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को हम सागरीय लवणता कहते हैं। तो कहना मतलब यही है, यहाँ से सविंद्र ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि सागरीय जल के जो है भार और उसमें जो है घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को जो है हम सागरीय लवणता कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, बस ज़्यादा कुछ तैयार करने की आवश्यकता भी नहीं, शॉर्ट में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से और भी परिभाषा दी हुई है कि समुद्र जल में जो है पाए जाने वाले समस्त लवणों के जो है योग को ही जो है लवणता कहते हैं और एक जो है किलोग्राम जो है सागरीय जल में जो है घुलित ठोस पदार्थों की जो है कुल मात्रा को जो है हम सागरीय जो है लवणता कहते हैं। तो इसकी तीन परिभाषा, पहले वाली आपको लिखना है सविंद्र वाली। अगला देखो कि तरंगे क्या होती है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तरंगों की हम बात कर ले कि तरंग क्या होती है। तो तरंग जो है ये पवन की सतह यानी जो सतत जो प्रवाह और जो है अन्य शक्तियों के कारण जो है सागरीय जल में जो है संचत या फिर जो है गति उत्पन्न करती हैं। तो इन शक्तियों के जो है प्रभाव से कभी जो है सागरीय जल जो है आगे बढ़ता है तो कभी जो है पीछे हटता है और वह जो है नदी की जो है जल की सतह अपना स्थान छोड़ देती है, वरन जो है सागरीय जल जो है आगे पीछे जो है हटता रहता है। कहने मतलब तरंगे आप ऐसा समझ सकते हो, आपने सागर जो जल होता है आपने देखा होगा महासागर वगैरह में, तो इसमें जो है बहुत सारे हवाएं आती हैं, फिर तरंगे उसको आप कह सकते हैं, जिसके कारण जो जल जो है क्योंकि जो है बहुत किनारों तक आ जाता है फिर लौट जाता है, तो ये जो स्थिति होती है एक। और सागर में जो है जल में जो है क्रमिक रूप से जो है उठने और जो है गिरने को जो है तरंग भी कह सकते हो। तो सागर में जो जल होता है इसके जो है उठने और जो है गिरने को भी आप तरंग कह सकते हो। तो आप इतनी भी परिभाषा लिख सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन जो है क्वेश्चन है भी नहीं। फिर अगला देखो कि महासागरीय जो है धाराएं क्या होती है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रोफेसर जो है सविन ने इसकी परिभाषा जिन्होंने कहा कि सागरों के जो है जल के जो है एक निश्चित दिशा में जो है प्रवाहित होने की गति को जो है हम धाराएं कहते हैं, ठीक है। और उसी जो है ठीक उसी प्रकार कि सागर में प्रवाहित होती हैं और जिस प्रकार जो है स्थल पर जो है नदियाँ प्रभावित होती हैं, धाराएं तथा जो है ज्वार भाटा सागरीय जो है जल को एक गति प्रदान करने में सहायक होती हैं और महासागरीय धाराएं जो है अनेक आर्थिक जलवायु संबंधी जो है लाभ प्रदान करती हैं। और धाराओं की गति जो है आकार और दिशा के आधार पर जो है धाराओं के जो है कई रूप होते हैं। तो यही आपका जो है महासागरीय धाराएं कहलाती हैं कि सागर के जल के जो है एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को जो है हम जो है धाराएं कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज्वार भाटा आपने जो नदी का जो जल होता है इसको ऊपर उठने को जो है ज्वार कहते हैं, नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख लेना, ज़्यादा कोई जो है कठिन ये क्वेश्चन है नहीं। ये पहले का भी क्वेश्चन आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो समुद्र का जो जल होता है उसका जो उतार चढ़ाव होता है जिसको हम ऊपर चढ़ने को भाटा यानी ज्वार कहते हैं, नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। तो ये आपका होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा महासागरीय जो है निक्षेप क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तो ये जो है समुद्र तल पर जो है ये जो जमा जो तलहट होता है इसी को जो है हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। तो अवसाद पदार्थों के जमाव को जो है निक्षेप कहा जाता है। जो जल होता है महासागर का तो उसके जो अवसादे जो पदार्थ के जो जमाव होता है, जो जमाव बिंदु होता है, इसी को जो हम निक्षेप कहते हैं। और परंतु जो है जब पदार्थों का जो है जमाव महासागर की जो है तली में ही हो तो इसे जो है महासागरीय निक्षेप कहते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा आपको तैयार कर लेना है बस।
ठीक है, यानी अवसाद जो है पदार्थों के जमाव को जो है निक्षेप कहा जाता है। और जब यही पदार्थ महासागर में की तली में ही जो है जम जाएं तो इसको जो है महासागरीय जो है हम क्या कहेंगे, निक्षेप कहेंगे। तो इतनी परिभाषा आपको यहाँ तक लिख देना है। अगला देखिएगा, प्रवाल भित्ति क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो प्रवाल भित्ति की हम बात करें, ये क्या होती हैं, तो ये जो होती हैं, ये प्रवाल जो है महासागर से मिलने वाले जो है चूने की जो है एक ऐसी चट्टानें होती हैं जो मूंगे या फिर जो है कोरल पालिप्स नामक जो है सागरीय जीवों के जो है कंकाल से निर्मित होती हैं। और महासागर के जो है समूह में जो है एक स्थान पर जो है अशून्य मूंगे निवास करते हैं। और प्रवाल एक जो है जीव होता है जो अपने चारों ओर जो है चूने का जो है एक खील बना लेता है और जो है अपना भोजन जो है सागरीय जल से जो है प्राप्त करता है। परंतु जब एक जो है प्रवाल जो है मर जाता है तो उसके जो है खोल के ऊपर जो है दूसरा जो है प्रवाल अपना जो है खोल बनाने लगता है। और धीरे धीरे जो है एक एक करके जो है अनेक प्रवाल जो है बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के जो है एक लंबे समय के लिए एक विस्तृत जो है भित्ति बन जाती है। तो इसी को जो है हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी बस, ठीक है। अगला देखो, एटाल क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। तो एटाल की हम बात करें, क्वेश्चन में पिछले साल भी पूछा गया था कि एटाल जो है होता क्या है। एटाल की हम बात करें तो एटाल जो होता है प्रवाल भित्ति का जो है एक आकार घोड़े के नाल या फिर जो है अंगूठे के आकार को हो तो इसे जो है हम एटाल कहते हैं। यानी जब प्रवाल भित्ति का आकार जो है घोड़े के नाल या फिर जो है अंगूठी के आकार का हो तो इसे जो है हम एटाल कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, ठीक है। और छोड़ दीजिए। एटाल के प्रकार पूछेगा तो 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं मुख्य, जैसा कि ऐसी एटाल जो चारों तरफ से जो है वलयाकार होती है जिसके मध्य जो है दीप नहीं पाया जाता, तो इसका पहले इसके प्रकार होगी। दूसरी होती है दूसरे प्रकार की जो है वलयाकार एटाल जिसके मध्य जो है दीप पाया जाता है। और तीसरी जो होती है एटाल जिसके मध्य जो है दीप तो नहीं होता परंतु जो है इसके मध्य जो है तलहट द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। तो इतनी आपको लिख देना है। जैविक अनुक्रमण क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके हम बात कर लें जैविक अनुक्रमण की। तो जैविक अनुक्रमण को जो एक ऐसी स्थिति माना जाता है जिसके कारण जो है किसी स्थान का निवास रहकर जैविक समुदाय उस स्थान का ही जो है कहीं और से जो है विसरण द्वारा प्राप्त जैविक समुदाय के जो है वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जो है प्रभाव पड़ने पर परिवर्तन आने लगता है। तो परिवर्तन के जो है वह जैविक समुदाय जंतु या फिर पादप जो इस परिवर्तन की जो प्रक्रिया के साथ जो है यदि जो है स्वयं पर जो है परिवर्तन कर दे लेते हैं और तो जीवित रह जाते हैं और अन्यथा जो है शेष समाप्त हो जाते हैं। तो जैविक समुदाय जो है जीवित रह जाते हैं तो उसके बाद होने वाले अनेक जो है प्रकार के परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसे जो है हम जैविक अनुक्रमण कहते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैविक अनुक्रमण ये क्या होता है, तो उसको आपको एक बार पढ़ लेना है, आपको लिख देना, ज़्यादा कोई कठिन वैसे जैविक अनुक्रमण है नहीं। ये इसमें कहा गया है कि यानी जो है जब एक ही स्थान पर रहने वाले जो वहाँ के जैविक जो समुदाय होता है उसी स्थान पर जब रह जाता है, वहाँ से कह सकते हो वहाँ के निवासी हो जाते हैं, तो वही आपका जैविक जो है समुदाय जो है कहलाता है। वही में जो है कह सकते हैं वातावरण के निर्माण करते हैं, वहाँ की जो है संस्कृति सीखते हैं, वहाँ का वातावरण सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसी की जो है प्रक्रिया जो होती है और धीरे धीरे जो है स्वयं को अपने परिवर्तित भी कर देते हैं लोगों के स्वरूप की, वहाँ के कैसे लोग हैं। और जो है जो लोग नहीं स्वरूप कर पाते अपने तो वे जो है कह सकते हो, अन्यथा जो इसके जो है और जो इसमें परिवर्तन जो है स्वयं का जो है परिवर्तन कर लेते हैं और जो है जीवित रह जाते हैं, अन्यथा जो शेष जो समाप्त हो जाते हैं। तो जैविक जो समुदाय जीवित रह जाते हैं और उन पर जो है बाद में होने वाले जो अनेक प्रकार के जो परिवर्तन का जो प्रभाव कोई नहीं पड़ता है, तो इसी को जो हम जैविक अनुक्रमण कहते हैं। अगला देखो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मुख्य उत्पत्ति आपको बताना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है कर्क और जो है मकर रेखाओं के मध्य जो उत्पन्न होने वाले जो चक्रवातों के जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसको कहते हैं। तो ये जो है कर्क और जो है मकर रेखाओं के जो है मध्य एक उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात होते हैं इसी को जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिख देना। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की तरह जो है चक्रवातों की जो समरूपता नहीं होती है और इस चक्रवातों के जो है कई तरह के रूप होते हैं, इसकी गति जैसे कि इसका आकार, मौसम संबंधी जो है तत्वों में जो है पर्याप्त इसमें जो है पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। और निम्न जो है अक्षांशीय मौसम होता है, खासकर वर्षा पर जो है उच्च कटिबंधीय जो चक्रवात का जो है ये जो प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तो इसकी उत्पत्ति की हम बात करते हैं, सिद्धांत के जो है समर्थकों की मानता है कि सभी प्रकार के चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है ये जो है वातावरण के कारण होते हैं, जो है वातावरण के कारण होती है।
अगला देखोगे कि बलन क्या होता है, बलन के प्रकार देखेंगे। तो बलन क्या होता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज जो संचलन से जब चट्टानों की जो है संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें जो एक लहरनुमा जो है मोड़ बन जाता है। कहने मतलब बलन जो होता है, जो हमने देखा होगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ होती है, जिसके द्वारा जो है एक क्षैतिज जो है संचालन होता है, और जब चट्टानों की जो संपीड़न, जब उसमें चट्टानों में संपीड़न उत्पन्न होता है, तो उसमें एक जो है लहरनुमा जो है एक मोड़ बन जाता है। ठीक है, तो ये जो मोड़ बन जाता है इसी को जो है हम बलन कहते हैं, और इस तरह के जो है मोड़ को ही जो है हम बलन कहा जाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। इसके बहुत सारे जो है भाग होते हैं, जैसे कि जो है सममित बलन और जो है असममित बलन, एक जो है दिग्नत बलन, समनत बलन, परिलंबित आपका बलन, प्रतिबलन, अवनत आपका अवनमन बलन, पंखा बलन। तो ये सारे इसके बलन के प्रकार हैं। अगला देखो, भूकंप किसे कहते हैं, इसकी जो है मुख्य प्रकार। तो भूकंप जो है पृथ्वी का जो है भूगर्भ का अचानक से कांप जाना भूकंप कहलाता है। ठीक है, इतनी परिभाषा लिख देना है। बहुत सारी इसकी परिभाषा ऐसा दी हुई है, मैंने इसके बारे में आगे बता दिया था। अब इसके यहाँ से हम प्रकार देख लेंगे। बस देखो, प्रकारों की हम बात करें, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भूकंप जो होता है पर्यावरण कारणों के आने वाले जो है, इसी को जो है भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी का अचानक से कांप जाना है। अब भूकंप जो दो प्रकार का होता है, एक होता है मानवीय जो है क्रियाओं के द्वारा जो है उत्पन्न भूकंप, जैसे कि जो है इसी की बनावट या जो है कृत्रिम भूकंप भी जो है कहते हैं। ऐसी जो है भूकंप जो स्थानीय प्रभाव वाले हल्के क्षेत्रों की जो है भात होते हैं, और जो है भवनों के समीप, यानी इससे जैसे कि रेल की पटरी से जो है गुजर रहे एक्सप्रेस, यानी आपने देखा होगा जब रेल की पटरी गुजरती तो उसके पास वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो गांव घर होते हैं, तो भी आपको प्रतीत होगा कि आप हिलने लगते हैं। तो ये भी एक भूकंप का एक विमानों के द्वारा भूकंप इसको कहते हैं। और जो प्राकृतिक भूकंप होता है जिसको आप जान ही रहे हो, तो उसको ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखो फिर, भूसन्नति और भू अभिनत क्या होती है। भू अभिनत और भूसन्नति क्वेश्चन दोनों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे ये क्या होता है। चलेगा, इसको देखिएगा। भू अभिनत क्या होती है, साधारण अर्थ में हम बात करें तो भू अभिनत का जो तात्पर्य होता है, ये जो है जल पूर्ति, ये जो है गर्त से किया जाता है, यानी जल पूर्ति गर्त से किया जाता है, जिसमें जो है तलहट का जमाव होता है, और जिस कारण जो है इसमें जो है उसकी तले में जो है निरंतर जो है नीचे धसाव होता रहता है, और परिणाम स्वरूप जो है अधिक गहराई तक जो है अवसादों का जो है जमाव होता है। तो इसमें जो है भू अभिनत लंबा सकरा और जो उथला जलीय भाग होता है, जिसमें तलहटी जो है निक्षेप के साथ जो है तली, इसमें जो है धसाव होती है। वस्तुतः जो है भू अभिनत की तली पर जो है काफ़ी जो है कह सकते हो अधिक जो है इसकी गहराई जो है तलहट का जो है निक्षेप होता है, और यह निक्षेप जो है दो घाटियों द्वारा जो है, जो नदियों द्वारा जो है इसको कह सकते हो इसका वर्णन किया जाता है। देखो यहाँ से भू अभिनत दिया हुआ है और भू सन्नति दिया हुआ। तो भू अभिनत के जो जलीय भाग होते हैं इसमें, और जिसमें जो है लगभग निरंतर जो है अवसाद जो है जमाव होता रहता है, तो इसको जो है भू जो है अभिनत कहते हैं। और यदि भू सन्नति की बात करें तो ये जो है वे उथलीय जो है, ये जो भू सन्नत होती है ये जो है उथले जो है जलीय भाग होते हैं, जो जल के जो उथले भाग होते हैं। तो जिसमें जो है तलछटी जो तलहट होता है निक्षेप के साथ जो है उसकी जो है तलिया जो है जो उसका तल होता है नीचे धसा रहता है, तो इसको जो है हम भूसन्नति कहते हैं। इतना आपको लिख देना है। इसकी विशेषता भी दिया हुआ है। ये जो है भूगार्भिक क्रियाओं के कारण जो है इसके आकार प्रकार विस्तार और जो है इसकी स्थिति में जो है परिवर्तन होता रहता है। और ये जो है भूगार्भिक जो है इतिहास के कारण जो है कई युगों में जो है पाई जाती हैं। और भू जो अभिनतियाँ होती हैं प्रायः जो है दो दृढ़ भूखंडों में जो है के मध्य जो है स्थित होती है, और इसके जो है तटीय भागों को जो है अग्र प्रदेश भी जो है कहा जाता है। और ये जो है लंबे सकरे जो उथले जलीय भाग कि जो है रूम में भी होते हैं, और इसमें जो है प्राय जो अवसादों के जो है निक्षेप जो है पाए जाते हैं इसमें। और विश्व में जो अधिकांश जो वलित जो जैसे कि पर्वत जैसे कि हिमालय आपका हो गया, राकेश का जो है निर्माण इन्हीं के कारण जो है होता है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। फिर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। तो वायुमंडल का जो दाब होता है इसी को जो है वायुमंडलीय हम दाब कहते हैं। तो आप चाहे तो जो है इतनी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वायुमंडलीय जो है दाब क्या होता है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैस और जो अन्य तत्व भी जो है पदार्थ हैं, और पदार्थ भार और जो है भार के दबाव की स्थिति पाई जाती है, तो इसी को जो है वायुमंडलीय दाब हम कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। वायुमंडल में देखो बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं और बहुत सारे तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। तो पदार्थ भार और भार के कारण जो दबाव की स्थिति एक बनती है, और इसी वायुमंडलीय दबाव को जो है सापेक्ष
में जो है हम वायु दाब कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो, आर्द्रता से आप क्या तात्पर्य, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, जो वायु दाब होता है, ठीक है, जो आपकी वाष्प होती है, तो वाष्प की मात्रा होती है आर्द्रता, इसी को जो हम आर्द्रता कहते हैं। यानी जो है जलवायु के जो है सभी तत्वों में जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली आर्द्रता, उसका जो है संगणन एवं जो अतः विभिन्न रूपों का जो है जो भूतल होता है। तो इसमें एक आप ऐसा कह लीजिए कि जो ये होता है, यहाँ से देखिएगा कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जो है जलवाष्प ही जो है उसकी आर्द्रता या फिर जो है नमी कहलाती है। तो आर्द्रता का मतलब होता है नमी। तो इतनी आपको यहाँ से परिभाषा लिख देना है। तो इसके प्रकारों की बात करें तो जो है निरपेक्ष और जो है वास्तविक आर्द्रता, इसका प्रकार हो गया। तो ये आर्द्रता क्या होती है, ये जो है वायु के जो है निश्चित आयतन पर जो है जितनी वाष्प की मात्रा पाई जाती है, तो वह जो है उसकी वास्तविक और जो है निरपेक्ष जो है आर्द्रता कहलाती है। तो ये इसकी प्रकार हो गया। और जो एक सापेक्षिक आर्द्रता होती है, यह जो है अनुपात या जो है प्रतिशत में जो है व्यक्त की गई आर्द्रता होती है। और ऐसा जो है अनुपात पूर्ण जो है निश्चित तापमान और जो है आयतन की जो वायु में उपस्थित जो है वास्तविक नमी और जो है उसी तापमान पर जो है उस वायु की अधिक जो है नमी ग्रहण करने की जो है क्षमता के जो है ये मध्य होती है। इतनी आपको परिभाषा ये लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि जो है ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी मैंने आपको बता दिया था, फिर भी देख लीजिए कि पृथ्वी की सतह पर होने वाले जो है वह छिद्र या फिर वह दरार जिससे जो है पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ लावा या फिर उससे जो है गैस या फिर जो है भस्म और सारी चीज़ें जो है जिससे निकलने लगती थी, इसी को जो हम ज्वालामुखी कहते हैं। इसके बहुत सारे इसके और भी बिंदु, ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की जो है ऊपरी सतह पे होने वाला एक विभंग होता है। और जो है ज्वालामुखी के जो है नीचे पिघले हुए पत्थरों जैसे कि गैस और मैग्मा को कहते हैं। ज्वालामुखी के जो है फटने के बाद जो है निकलने वाला जो मैग्मा होता है, इसी को जो हम लावा जो है इसको हम लावा कहते हैं। और ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाली गैस में जो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर शामिल इसमें है सारी गैसें। और ज्वालामुखी के फटने से जो है गर्म राख भी जो है हवा में उड़ती है। ज्वालामुखी के जो है फटने से भूस्खलन भी जो है बढ़ जाती है। और ज्वालामुखी जो है दो प्रकार की होती है, ये एक होता है स्ट्रेटोवोल्केनो और जो है एक होती है सील्ड ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है विस्फोट में की जो है पूर्ण अनुमान के लिए जो है भूकंपीय डेटा, भूमि आपका विरूपण और जो है गैस उत्सर्जन, गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन, इस सभी का जो इसमें विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि वेगनर के जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की विवेचना कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में फंसेगा, तो इसको देखिएगा। तो महाद्वीपीय एवं जो है सागरीय ग्लोब के जो है दो इसके प्रमुख जो है अंग माने जाते हैं। और पृथ्वी के जो है प्रथम श्रेणी के जो है उच्चावचन होते हैं, इसको ये कहलाते हैं। यानी जो महाद्वीप होता है, जो महासागर होता है, ये जो है ग्लोब यानी जो है ये जो है इसके प्रमुख दो इसके अंग माने गए हैं। और पृथ्वी के जो है प्रथम श्रेणी के जो है उच्चावन ये कहलाते हैं। इसके विस्तार जो है, इसका जो विस्तार है पृथ्वी तथा जो है विकास से संबंधित क्षेत्र में जो है भूगोलवेत्ताओं ने अपने जो है मत के अनुसार इसको जो है प्रस्तुत किया। उन्होंने जो है प्रमाणित करने के लिए समुचित जो है साक्ष्यों को जो है उपस्थित करने का प्रयास भी किया है। तो यहाँ से हम समझेंगे इसके बारे में। और जो है महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत जो है यह महाद्वीप को जो है गतिशील मानता है। इसका तात्पर्य यह है कि महाद्वीप जो है अपने नीचे स्थित अधिक घनत्व वाले जो है पदार्थ पर जो है तैर रहे हैं। और इस सिद्धांत के जो है समर्थकों की जो है अपनी धारणा यह है कि महाद्वीपीय जो है जो भाग जो है रियाल से बने हैं और जो है ये जो है सियाल से बने हैं। और जो है सागरों में जो है इसका जो अपूर्ण जो अभाव है, और सियाल अथवा जो है स्थल भाग जो है अधिक जो है घनत्व वाले सीमा पर जो है तैर रहे हैं। और महाद्वीपीय विस्थापन के जो है संबंध में टेलर और जो वेगनर महोदय ने जो है एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये सिद्धांत आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा बस। वेगनर का सिद्धांत जो है महाद्वीपीय जो सिद्धांत है, वेगनर ने जो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो कि 1912 में किया था। और परंतु इसका जो विवेचन है 1915 1917 में हुआ, 1917 में हुआ था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है सिद्धांत की ओर जो है लोगों का ध्यान जो आकर्षण नहीं हो पाया था। और वेगनर जो है एक जलवायुवेत्ता थे, जलवायु संबंधी भूगोलवेत्ता थे। अतएव जो है इसके जो है सामने मूलभूत समस्या जलवायु संबंधी परिवर्तन की थी। और भूमंडल पर जो है अनेक क्षेत्रों के जो है प्रमाण मिले। और इसके आधार पर जो है यह ज्ञात होता है कि जो है एक ही स्थान पर जो है जलवायु के समय समय पर जो है अनेक परिवर्तन हुए हैं। तो इतना इनका जो है सिद्धांत था। इतनी आपको परिभाषा आपको किसी तरह रट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट चाहे मान लो, इतना आपको जो है लिख देना है। अगला देखो,
अगर डेविस की जो है अपवर्तन चक्र की जो है संकल्पना की जो है आपको संचित आपको व्याख्या करना क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% नहीं फंसेगा, अभी लॉन्ग वाले क्वेश्चन में फंसेगा आपका सेक्शन सी वाले में। तो डेविस ने जो है भौगोलिक चक्र की संकल्पना का जो प्रतिपादन किया था 1899 ईस्वी में किया था। उन्होंने कहा था कि भौगोलिक जो चक्र की जो है एक अवधि है जिसके अंतर्गत जो है उत्थित भूखंड अपवर्तन के जो है पराक्रम द्वारा जो है प्रभावित होकर एक आकृत विहीन, यानी जिसकी आकृत नहीं होती, आकृत विहीन समतल मैदान में जो है ये बदल जाती है। और इस प्रकार जो है डेविस ने जो है कि स्थल रूपों के जो है विकास में जो है चक्रीय जो है पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। उन्होंने बताया कि जो है स्थल रूपों के जो निर्माण एवं जो विकास पर संरचना, पराक्रम तथा जो है समय यानी अवस्था का जो है प्रभाव होता है। और इस प्रकार जो है डेविस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि स्थल रूप और जो है संरचना, पराक्रम एवं जो है समय का जो है प्रतिफल इसमें होता है। और इसके जो है 3 कारक होते हैं, संरचना, पराक्रम, समय और जो है अवस्था को जो है डेविस का जो है त्रिकुट जो है इसको कहा जाता है। और उत्थान था जो है अपवर्तन, ये भी इसमें उन्होंने कहा है कि डेविस का अपवर्तन चक्र जो है एक स्थल खंड के जो है उत्थान के स्थान पर आरंभ होता है। उत्थान की जो अवधि होती है छोटी होती है और तब तक जो है उत्थान चलता है जब तक अपवर्तन नहीं उसमें होता है, ठीक है। और परंतु जो है जैसे उत्थान जो है पूर्ण हो जाता है, अपवर्तन जो है प्रारंभ हो जाता है। तो इतनी आपको और भी लिख देना है, चलेगा। इसके भौगोलिक चक्र का ग्राफ भी यहाँ से देखने को मिल सकता है, तो इसमें आपको लिख देना है प्रारंभ हो जाता है वह जो है चक्र के अंत तक जो है ये चलता रहता है। और इस प्रकार जो उत्थान और जो अपवर्तन कभी कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। और डेविस का यह जो है मत भ्रामक है कि क्योंकि जो है प्राकृत में जो है अपवर्तन उत्थान की जो समाप्ति की जो है प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उत्थान का मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, अपवर्तन का मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक है। चलो इनका चक्र यहाँ से देख लीजिएगा, इनका ग्राफ यहाँ से दिया हुआ है, इनका ये डेविस चक्र के अपवर्तन के ये इनका चित्र आपका दिया हुआ है। तो ये आपको चाहे तो इसका फिगर ड्रा कर सकते हो, यही आरेख है इनका अपवर्तन चक्र का, ठीक है। चलेगा अगला देखिएगा। अब चक्रवात क्या, चक्रवात तो मैंने आपको बता दिया। चक्रवात जो है घूमती हुई जो है हवाओं का एक समूह होता है जिसको हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है शीतोष्ण चक्रवात, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको मैंने बताया ही था। तो वैसे तो तूफान होते हैं, घूमती हुई हवा होती है, मैंने आपको पढ़ा दिया था। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है इसको आप समझेंगे, चलेगा, हम दोनों देख लेंगे, चलेगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, ये जो है तेजी से जो है घूमने वाले तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात या भी जो है महासागरों से जो है बनते हैं। और ये तूफान जो है भारी बारिश, बहुत तेज हवाएं और जो है कभी कभी जो है आंधी भी लाते हैं। इन चक्रवातों के जो है क्षेत्र के जो है आधार पर अलग अलग जो है नामों से इसको जो है जाना जाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, इतने आपको देख लेना है, इतने आपको याद करके जाना है। और इन्हीं से आपका जो है पूरा पेपर सॉल्व होगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।